हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल्स का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास डेंसिटी हो गया, डेंसिटी, कंसंट्रेशन एंड कलर, इस सभी के बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम है। उस पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट एट विच वी कैन measure measure the measurable properties, measure the measurable properties like density, concentration and color of the solution। जब हम लोग किसी एक पॉइंट पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे हमारे पास एक बीकर से, अगर इसमें हम लोग एक टैब लगा दिए जिसमें हमारे इससे क्या रहा है? वाटर। इससे क्या रहा है? हमारे पास वाटर आ रहा, और ये एक फिक्स लेवल तक क्या हुआ? ये फिक्स लेवल तक पानी आ गया, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर एक होल कर दिए। एक क्या कर दिए? अगर वाटर को मान ले 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से निकलेगा, क्या कर रहा है? ये इस वाटर लेवल के धीरे धीरे हमारा इंक्रीज करता जाएगा। बट क्या करे, इस होल को अगर हम और बड़ा कर दे 3 मीटर पर सेकंड से, तो जितना हमारा पानी आएगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, जितना इन करेगा उतना ही हमारे पास आउट हो जाएगा। दैट मीन्स जितना पानी आ रहा है उतना है। दैट मीन्स ये हमारा वाटर लेवल क्या हो जाएगा? वाटर लेवल हमारा क्या हो जाएगा? वाटर लेवल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग इस पॉइंट पे इसके कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग बता सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया। क्या हो गया? स्टेब्लिश्ड। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया? स्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह का होता है। देखो, अगर ये हमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिएक्शन। तो हमारे पास दो तरह का रिएक्शन होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, देखते हैं क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, हमारे पास रिएक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सी? एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में। एक तो ये हो सकता है ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में। देखो, जो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है उसको कौन सी बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो और जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड वे और बैकवर्ड वे, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग क्या बोल सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए? प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, लाइक ए प्लस बी कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी में। और दूसरा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल का मतलब क्या? रिवर्सिबल का मतलब हमारा रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या होता है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में? रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन।
एक ही डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन क्या करे, प्रोसीड करे। जैसे एग्जांपल ए प्लस बी कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जैसे हम लोग क्या करें, एक क्लोज ये रिएक्शन कोई इसी रिएक्शन को हम लोग एक रिएक्शन वेसल में करा दे ए प्लस, जैसे तुम्हारे पास कोई रिएक्शन ए CaCO3 प्लस, ये टूट जाता है तो क्या बनता है CaO प्लस O2। अब देखो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए कोई भी पार्ट हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए। जब हम ओपन में करा रहे हैं तो जो हमारे पास CO2 गैस बना ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का कंडीशन है, एक तो पहले क्लोज कंटेनर होना, क्या होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली occurs in close कंटेनर। जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ओनली और ओनली केवल कहां पर होगा, क्लोज कंटेनर में होगा। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन occurs in open and क्लोज कंटेनर। हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है कहां पर होगा, क्लोज कंटेनर में भी होगा और ओपन कंटेनर में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल तुम दे सकते हो, जैसे तुम्हारे पास क्या फेज ट्रांसफर, जैसे तुम्हारे पास H2O सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड में, कहां पर, एट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफर। इसको बोल सकते हैं कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे तुमने पढ़ा होगा एसिड बेस रिएक्शन, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो रिएक्शन करते हैं एक ही डायरेक्शन में करता है, क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है प्लस एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये समझ में आया, समझ में आया तो इसको नोट करो और हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास दो तरह का इक्विलिब्रियम, एक तो होता है फेज इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो फेज का मतलब क्या होता है, जहां पर फेज ट्रांसफर हो, फेज चेंज हो। जैसे इन दिस इक्विलिब्रियम ओनली फेज चेंज विल बी अकर, फेज चेंज विल बी अकर, जहां पर फेज का क्या हो, चेंज हो। जैसे तुम्हारे पास H2O सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड में, H2O है, बस क्या होगा, फेज यहाँ पर क्या सॉलिड फेज था, यहाँ पर हमारा लिक्विड आ गया। तो ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोज इक्विलिब्रियम इन विच इक्विलिब्रियम, दोज इक्विलिब्रियम इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जहां पर हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है, टेक प्लेस। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम है। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे तुम्हारे पास N2 प्लस 3H2 ये कन्वर्ट हो गया 2NH3 में, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, बात आ रहा है समझ में, बात आ रहा है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, H2O हमारे पास, H2O हमारे पास लिक्विड है, ये कन्वर्ट हो गया H2O गैस में, H2O सॉलिड ये कन्वर्ट हो गया H2O में गैस में। तो ये सभी कहां पर होता है, एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे।
कहाँ पर होता है? एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें भी दो तरह का रिएक्शन पाया जाता है। एक तो होमोजीनियस रिएक्शन, दूसरा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। उसके बारे में बात करते हैं। बस पहले हम लोग किसको कवर करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम लोग फेज इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये दो तरह का होता है। एक तो हमारे पास हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या होता है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या है? मोर देन वन फेज will be present in chemical रिएक्शन। जब एक से ज्यादा हमारा फेज प्रेजेंट हो एक केमिकल रिएक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे? हमारे पास उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम, ओनली वन फेज विल बी प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन। जब कोई से रिएक्शन में एक ही फेज प्रेजेंट हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हम लोग उस रिएक्शन को बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला, जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा, उस किसमें होगा? क्लोज कंटेनर में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली established in closed container। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, वो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट में। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट कम रहेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ। ये ज्यादा है तो इसके बैकवर्ड की तरफ। दैट मीन्स वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ साइड। ठीक है, इसका एग्जांपल भी ले सकते हो। PCl5 ये कन्वर्ट हो गया इसमें PCl3+Cl2 में। अगर PCl का 5 का मोल्स ज्यादा है तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। अगर इसका मोल्स ज्यादा है तो इधर आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेंड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, लाइक तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? जैसे हमारे पास इसी इसी रिएक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो, PCl5 है इनिशियल, अब ये धीरे धीरे टूटेगा तो इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये दोनों बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक इधर हम लोग रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, इधर रेट ऑफ डिसोसिएशन रेट है, इधर केमिकल रिएक्शन का क्या है? रेट है, इधर टाइम है। टाइम के अनुसार PCl5 का क्या होगा? हमारा रेट क्या होगा?
देखो अगर ये 100% रहेगा तो उस समय रेट ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन कमेगा तो रेट भी कमेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 और Cl2 बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसको नोट कर लो। उसके अलावा हम लोग दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रेट एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको नोट करो। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो क्या था, ये तो रेट था। अब हो सकता है कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाए। ये चौथा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो चौथा पॉइंट क्या है, हमारे पास क्या है, रिएक्शन है PCl A कन्वर्ट हो गया B में। ठीक है, तो क्या हो जाए, इस बार क्या करें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन ए नोट था तो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्या होता है कंफ्यूजन स्टूडेंट का, बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये ऐसा हमेशा नोट ऑलवेज, नोट नोट ऑलवेज। तो क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज concentration of A and concentration of B is constant at that point। किसी पॉइंट पे अगर कंसंट्रेशन ए और बी का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ ये हो सकता है, कब ऐसा कंडीशन बन सकता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या सेम हो जाए। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा तभी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कि जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ये भी क्या है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सॉरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसके बाद कंसंट्रेशन हमारा चेंज ही नहीं कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इस यहाँ पर फिक्स हो गया, ये कंसंट्रेशन हमारा फिक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे हमारे इस पॉइंट पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो क्या बोल सकते हैं, एट विच पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी आर या इज कांस्टेंट, देन दैट पॉइंट दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है समझ में, सही है। चलो क्या बोलेंगे, जहां पर हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, नोट करो इसको। जहां जितना मोबाइल क्या ये पॉइंट समझ में आए, जो जितना हम पॉइंट अभी बताए, अगर आए समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये गिवन बाय किसके था, गिवन बाय किसके, बेग के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय बेग एंड गुल्डबर्ग, बेग एंड गुल्डबर्ग।
वर्ग। ये दो साइंटिस्ट था, हमें कोई मतलब है, हम जीके नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग जीके नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमें ये बताओ किसने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, वेग एंड गोल्डबर्ग, ये हमें नहीं याद करना है, हमें क्या याद करना, इसका क्या रूल्स दिया था। तो इन्हें बोला था कोई हमारे पास केमिकल्स रिएक्शन है, जैसे हमारे पास ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी में। तो वेग एंड गोल्डबर्ग ने बोला था कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू राइज द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, इसका बी मान लेते हैं, और इसका सी, इसका डी, तो ये सी, ये ए और बी हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, एक को, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the active mass of product of the reactant to rise the power their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। ठीक है, ये किसने बोला था, ये बोला था कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू देयर स्टोइकोमेट्रिक, टू राइज द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये बात आ गया समझ में, ठीक है, तो ये नोट कर लो। उसके बाद हम लोग आगे इसका हम लोग बता सकते हैं, जैसे अब एक्टिव मास, यहाँ पर एक टर्म आया एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, जैसे तुमने बाहुबली मूवी देखा होगा, तो बाहुबली मूवी में क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट रो में लड़ने के लिए जाता है वो क्या होता है, एक्टिव ज्यादा रहता है। जो फर्स्ट रो में है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। उसके बाद पीछे वाला आएगा लड़ने के लिए, तो जो सबसे पहले लड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। तो बोले कि टू पार्टिसिपेट, एक्टिव मास क्या होता है, टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो पार्टिसिपेट करता है कहां पे, केमिकल्स रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। ठीक है, ओके। अभी एक्टिव मास दो तरह का हो सकता है, एक तो कंसंट्रेशन के टर्म में, और दूसरा पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में कंसंट्रेशन किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, सॉल्यूशन के लिए और गैस के लिए। पार्शियल प्रेशर किसके लिए यूज करेंगे, तो गैस के लिए। पार्शियल प्रेशर किसके लिए करेंगे यूज, गैस के लिए, स्पेसिस, गैसियस स्पेसिस के लिए करेंगे। ये किस गैसियस स्पेसिस के लिए, सॉल्यूशन स्पेसिस और गैस के लिए, दोनों के लिए टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और पार्शियल प्रेशर को पी गैस लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ये सर ये लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, देखो सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, फॉर सॉलिड, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, टू बी कंसिडर द कंसंट्रेशन इज यूनिटी। क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, कंसंट्रेशन उसका यूनिटी। क्यों, तो देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, ठीक है, देखो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स को क्या लिखेंगे बताओ, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम।
अब ये क्या हो गया, वेट मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर मोलर मास। अब डेंसिटी क्या होता है सॉलिड का, कांस्टेंट होता है, और मोलर मास भी क्या है, कांस्टेंट। में कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, यूनिटी। क्या मान लेते हैं, यूनिटी, ताकि हमें क्वेश्चन बनाने के लिए इजी हो सके, अपने इजी अनुसार मान लेते हैं यूनिटी। ठीक है, बात आए समझ में। अगर नहीं यूनिटी मानोगे तो क्या करोगे, केमिकल कांस्टेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कांस्टेंट और केमिकल इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखो कोई केमिकल्स रिएक्शन है, हमारे पास क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन है। जैसे हमारे पास N1A प्लस N2B, ये कन्वर्ट हो गया N3C प्लस N4B में। तो बताओ रेट किसके बराबर लिखेंगे, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड। ठीक है, तो बताओ रेट, रेट बराबर क्या लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N1A, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर N2। इस फोर किसके लिए, फोर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यही लिखेंगे ना, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट है के, किस लिए, के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर N2। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से फोर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, तो रेट बैकवर्ड के लिए देखो, बैकवर्ड रिएक्शन लिखने के लिए मतलब N3C प्लस N4D, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N1A प्लस N2B। दैट मीन्स हमारा रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर N4। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का क्या नाम देते हैं, के बी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रेट डायरेक्टली परफॉर्म किसे, के बी इंटू कंसंट्रेशन सी के पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन डी के पावर N4। इसको इक्वेशन क्यों मान लेते हैं, अब ये भी रेट है, ये भी रेट है दोनों। और एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा क्या, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर N2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर N4। बताओ के एफ डिवाइड बाय के बी को इधर लाओ, इक्वल टू इसको इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर N4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर N2। अब देखो इसको, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग एक नया टर्म दे देते हैं, कांस्टेंट है तो एक नया टर्म, इसको हम लोग के इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। दैट मींस के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर N4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर N2। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे पास के जो इक्विलिब्रियम है किसके बराबर, के फॉरवर्ड डिवाइड बाय के बैकवर्ड। यहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो के एफ बाय के बी। अब जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम आया, ये जो के इक्विलिब्रियम ये दो तरह का होता है, एक तो केसी के टर्म में, दूसरा केपी के टर्म में। जब कंसंट्रेशन दिया रहे तो केसी लिखेंगे, जब प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो केपी लिखेंगे। अभी ये नोट करो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं।
तो अभी तक हम लोग देखो इक्विलिब्रियम का एक एक्सप्रेशन आ गया, क्या आया हमारे पास एक्सप्रेशन, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ टी के पावर n3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ टी के पावर n4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर n2। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दो तरह का होता है, एक तो केसी के टर्म में, दूसरा केपी के टर्म। ये जो सी टर्म है ये कंसंट्रेशन बता रहा है, कंसंट्रेशन ये बता रहा है, ठीक है। और ये जो पी है, पी क्या होता है, प्रेशर बता रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2NH3 में। बताओ इसके लिए केसी केसी क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, केसी, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म बोल रहा है। इसी तरह से केपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। तो देखो ये हमारा केसी हो गया, ये हमारे पास केपी आ गया। देखो केसी किसके लिए लिखेंगे, केसी फॉर गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे। और ये जो केपी है, केपी ओनली फॉर गैस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे केपी और केसी। तो क्वेश्चन करते हैं, राइट द केपी एंड केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द केमिकल, राइट द केसी एंड केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए हमें केपी और केसी फाइंड आउट करना है। जैसे तुम्हारे पास PCl 5 गैस है, ये कन्वर्ट हो गया PCl 3 गैस प्लस Cl2 गैस। क्या क्या बोलता था, क्या एक्सप्रेशन क्या आ जाता, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया था। अब बताओ ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। तो बताओ केसी किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl 5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या है, PCl, कंसंट्रेशन ऑफ PCl। अब ये हमारे पास क्या हो गया, केसी का एक्सप्रेशन। इसी तरह से केपी का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, तो बताओ केपी बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 3 इंटू क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl 5। ये तो पहला इक्वेशन था। अब दूसरे केमिकल इक्वेशन में क्या है, H2HI ये कन्वर्ट हो गया किसमें, H2 प्लस I2 में। अब बोलेगा इसका ये सभी क्या है, गैस है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे हम इसके लिए, केसी केसी क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो HI के पावर 2, ये हमारा कैसे हुआ। केपी क्या लिखेंगे, केपी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI के पावर 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। बात आ रहा कुछ समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सब करके दिखाओ। हमारे पास क्या है, CaCO3 सॉलिड, ये टूट रहा है, CaO सॉलिड, CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, केपी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे। तो इसके लिए ओनली फॉर क्या लिखेंगे, देखो ये सॉलिड है, तो बताओ गैस है, तो गैस के लिए क्या, केसी केसी बराबर क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। और केपी क्या लिखेंगे, केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है।
अब इसको क्यों नहीं शामिल किए, तुम्हें पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसका कंसंट्रेशन को नहीं काउंट करते हैं, लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, PCl KClO3 सॉलिड ये टूट रहा है, KCl प्लस 3O2 3/2O2 गैस में, ठीक है, तो बैलेंस है ना, हाँ रिएक्शन बैलेंस हमारा। बताओ केसी क्या लिखेंगे, केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 3/2 और केपी बराबर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के पावर 3/2। इस तरह से एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, बताओ। ये हम लोग क्या लिख रहे थे, एक्सप्रेशन लिख रहे थे होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन के। अब पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे NH4OH एक्वस, ये टूटता है क्या देता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस एक्वस, क्या इसके लिए केपी लिखेंगे, केपी बराबर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH4 प्लस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH4OH एक्वस। ऐसे लिखेंगे देख गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग केपी ओनली फॉर किसके लिए लिखते हैं, गैस के लिखते हैं, केपी किसके लिए लिखते हैं, गैस के लिए हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, ओनली फॉर केसी लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये कब कहाँ यूज होगा, तुम जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, ये क्या है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस का पार्ट है, तो वहां पर तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम यहीं पर रोक ले अपने वीडियो को, और इसके आगे क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।